बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रेनल फिज़ियोलॉजी जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। इंशाल्लाह इसके हम क्विक हिंट्स और रैपिड रिवीजन के तौर पर इसे जल्दी जल्दी से जो है एंड अप करेंगे। तो इसमें जो है आपके माइनर और मेजर कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो बॉडी फ्लूइड्स पहला है हमारे पास टॉपिक, ठीक है। एज़ यू नो, काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे कि आपकी जो टोटल बॉडी वेट होती है ना, उसमें से 60% जो है ये आपका टोटल बॉडी वाटर होता है, ठीक है। और आपको टोटल बॉडी वाटर जो है न्यूबॉर्न और अडल्ट मेल्स के अंदर हाईएस्ट मिलेगा, और आपको फीमेल्स अडल्ट फीमेल्स के अंदर आपको ये लोएस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एडल्ट्स, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, इनके पास क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। और टोटल बॉडी वाटर जो है, यही आपने सिर्फ याद रखना है, 60% ऑफ बॉडी वेट होता है, ठीक है। फिर इनकी जो है टाइप्स आ जाती है, लाइक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड 60 में से, ठीक है, 40% जो होता है आपका वो इंट्रा सेलुलर होता है, और 20 बाकी जो बचता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है आपका बॉडी वेट का, ठीक है। फिर इनकी फर्दर जो है, ऐसे समझे, बहस होती है। तो इसमें आपका जो टोटल बॉडी फ्लूइड बनेगा, आपका जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है एडल्ट का, वो तकरीबन जो है वो 70 केजी होना चाहिए, ठीक है। तो उस लिहाज से जो है ये 42 लीटर बनाया गया है फॉर टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि 42 लीटर जो है 70 केजी केजी एक पर्सन है उसका वेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम 40% निकालें, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका बनता है 28 लीटर, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो था हमने कहा 20% होता है, वो आपका 14 लीटर बनता है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फिर फर्दर जो है दो चीज़ों में जाता है, एक इंटरस्टिशियल और दूसरा प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल जो है वो तकरीबन जो है आपका 10 लीटर, 10.5 लीटर, या कहीं लिखा होता है आई थिंक 11 लीटर, ठीक है। और बाकी जो प्लाज्मा है उसमें यहाँ पे 3.5 है, कहीं पे 3 लिखा होता है लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने इस चीज़ को देख लेना है, एमसीक्यूज़ बनते होते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। हमने कहा क्या होता है, आपका जितना भी वेट है, आप अडल्ट है ना, ठीक है, उसमें से 60% जो है आपका क्या है, टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। और ये न्यूबॉर्न और अडल्ट मेल्स के अंदर हाईएस्ट होगा, अडल्ट फीमेल्स के अंदर लोएस्ट होगा, और तमाम अडल्ट्स के अंदर जो है लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडिपोज टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक बात फिर इनके हमने डिवीज़न की, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर जो है 40% होगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो आपका 20% होगा। फर्दर हमने कहा कि 70 केजी का एक बंदा है, ठीक है, उसका टोटल बनता है 42 लीटर, ठीक है, टोटल बॉडी वेट वाटर। तो उसमें से जो आप 40 निकालेंगे तो वो तकरीबन 28 लीटर बनता है, ठीक है। और बाकी बचते हैं 14 लीटर। 14 लीटर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फर्दर जो है डिवाइड होता है इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा में। इंटरस्टिशियल जो 10.5 या 11 लगभग हो जाता है, ठीक, लीटर, और हमारे पास प्लाज्मा जो है 3.5 या 3 लीटर बना दे, ठीक है। तो ये थी एक बॉडी फ्लूइड्स के बारे में कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट मेजरमेंट्स। इनको मेजर कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर को जो है आप रेडियो एक्टिव वाटर, जिसे आप ट्राइशिएटेड वाटर भी बोलते हैं, लाइक हमारे पास ट्रीटियम, आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा 9th-10th में या एफएससी में, ठीक है, ट्रीटियम, ड्यूट्रियम, इस तरह की। तो ये जो है आपका रेडियो एक्टिव वाटर जो होता है, ट्राइशिएटेड वाटर इन प्योर फॉर्म कॉल्ड ट्रीटियम, आपका 3H2O वाटर पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। और ये हैवी वाटर होता है। ड्यूट्रियम, और ड्यूट्रियम में क्या है, ये ड्यूट्रियम और हमारे पास एंटीपायरीन, ये आपके हैवी वाटर में आ जाता है। आपने सिर्फ क्या चीज़ याद रखनी है, रेडियो एक्टिव वाटर जो है इसमें ट्रीटियम आता है, ठीक है, और हैवी वाटर में जो आपका ड्यूट्रियम और आपका एंटीपायरीन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें आपने इनको मेजर कैसे करना है, लाइक जैसा कि हमने कहा कि टोटल बॉडी वाटर को हमने कैसे मेजर करना है, रेडियो एक्टिव वाटर, ठीक है, बाय द ट्राइटियम। और अगर हमने हैवी वाटर चेक करना हो, वो ड्यूट्रियम और हमारे पास एंटीपेरिन के ज़रिए से आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को आप जो है मैनिटोल या इनोलिन या सल्फेट, इनके ज़रिए से जो है आप इनको मेजर कर सकते हैं। और प्लाज्मा को आपने कैसे मेजर करना है, इवान ब्लू या आप राइसा, ये ए है, ठीक है,
तो इसके ज़रिए से आप इसको मेजर कर सकते हैं। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आपने कैसे मेजर करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा, इनको मिला के बाकी जो बचेगा वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। फिर हमारे पास ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें क्या है, टोटल बॉडी वाटर, फिर उसमें से आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाना है, ठीक है, बाकी जो बचेगा वो आपका ICF होगा मेजर, इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास GFR और रेनल प्लाज्मा फ्लूइड, ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये आप इनोलिन के थ्रू क्या है इसे मेजर कर रहे होते हैं। इतना छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको क्या है आपने याद रखना है, बस यही MCQs बनेंगे आपके। अच्छा, GFR जो है एस्टिमेट करते हैं आप क्लिनिकली बाय क्रेटिनाइन के ज़रिए से, ठीक है, और इंडोजीनियसली सब्सटेंस टू मेजर GFR बाय क्रेटिनाइन। तो ये जो है आपने एक और चीज़ याद रखनी है, मेजर करेंगे आप किस चीज़ से, इनोलिन से, एस्टिमेट कर रहे होते हैं क्रेटिनाइन से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बेस्ट टेस्ट फॉर द रेनल फेलियर। क्रेटिनाइन जो है, अगर कोई रेनल फेलियर का कोई पेशेंट है तो बेस्ट टेस्ट आप क्रेटिनाइन लेवल देख रहे होते हैं, ठीक है, क्रेटिनाइन क्लियरेंस। और रेनल प्लाज्मा फ्लो, जिसमें आप पैरा अमाइनो हेप्यूरेट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, इसको जो है मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज GFR, तो इनकी जो है हमने रीजंस देखनी है कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कब बढ़ेगा, और नीचे हम और भी पढ़ेंगे कि आपका GFR कम क्यों होगा, ये चीज़ें हम देखने लगे। और अभी देखते हैं हम इंक्रीज GFR, ठीक है, इसमें एक तो आपकी जो आर्टेरियोल डायलेशन हो जाती है एफरेंट में, ठीक है, एक रीज़न ये हो गई, और दूसरी आपको आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्शन एफरेंट में मिलेगी, ठीक है, और आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या हैं डिक्रीज़ मिलेंगी। बस ये तीन चीज़ें, इसी की बिना पे ही हमने फिर फर्दर जो है डिक्रीज GFR को डिस्कस करना है। इंक्रीज GFR में क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल डायलेशन हुई पड़ी होगी, एफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी होगी, और प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको डिक्रीज़ मिलेंगे। डिक्रीज GFR के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको एफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्शन उलट बना देना है अपने, एफरेंट आर्टेरियोल डायलेट मिलेंगी, और प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको क्या है, हाई मिलेंगी, ठीक है। बस इतनी सी बात थी GFR के रिगार्डिंग, एक याद कर लें, दूसरा उसके उलट कर दें। फिर हमारे पास डाइल्यूट वर्सेस कंसनट्रेटेड यूरिन आ जाता है, ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास डाइल्यूट यूरिन में आपकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है, ठीक है, और ये आपको कहाँ पे मिलती है, अर्ली डिस्टल कैमुलेटेड ट्यूब्यूल्स में, जहाँ पे आपका मैक्यूलर डेंस है, ठीक है, और आपको थिक लिम्ब के अंदर भी मिल सकता है डाइल्यूट यूरिन, और जिसमें हमारे पास डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी, ये आपको थिक लिम्ब और डिस्टल कैमुलेटेड ट्यूब्यूल में मिलेगी। तो यहाँ पे आपको फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको अर्ली डिस्टल कैमुलेटेड ट्यूब्यूल और DCT डिस्टल कैमुलेटेड ट्यूब्यूल, इन दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे अर्ली है, यहाँ पे सिंपल आपका डिस्टल कैमुलेटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसलिए जो है आपको अगर डाइल्यूट यूरिन की बात करें तो आपको अर्ली DCT के अंदर पहले मिलेगा, फिर बाद में आपको थिक लिम्ब में मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम थिक लिम्ब सिर्फ हम बात करें, थिक लिम्ब और DCT की, तो ये आपको डिफरेंशियल के तौर पर मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस करना है आपने अर्ली DCT और ओनली DCT इन डिहाइड्रेशन, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, कंसनट्रेटेड यूरिन, इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी। तो यहाँ पे आपको जो है कलेक्टिंग डक्ट में वैसा रेक्टा की जगह पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बफ़र में क्या हमने चीज़ें देखनी है, वो एक तो हमारे पास मेजर ब्लड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरस्टिशियम, प्लाज्मा बफ़र, बाइकार्बोनेट, ये चीज़ें जो है आप बाइकार्बोनेट के अंदर मिल रही होती हैं, ठीक है। आप बाइकार्बोनेट के अंदर क्या देख रहे होते हैं, मेजर ब्लड, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरस्टिशियम, प्लाज्मा बफ़र। अच्छा, मेजर RBCs बफ़र के अंदर जो है आप क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल को देख रहे होते हैं, और इंट्रासेलुलर बफ़र के अंदर आप क्या है, प्रोटीन्स को देख रहे होते हैं। रेनल फेलियर के अंदर आप फास्फेट को देख रहे होते हैं। एक्सक्लूसिव रेनल ट्यूबुलर बफ़र के अंदर आप अमोनिया को देख रहे होते हैं। मेजर बोन बफ़र के अंदर जो है आप कैल्शियम कार्बोनेट को देख रहे होते हैं। अमोनिया जो है एक हमारे पास यूरिनरी बफ़र होता है, क्योंकि इसमें आपकी जो रेनल ट्यूबुलर सेल्स होती हैं वो अमोनिया को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वो इंटरेक्ट कर लेती हैं आपकी यूरिनरी आइंस के साथ टू फॉर्म द अमोनियम। फिर ये आपकी जो है वापस जाके जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है, फिर ये एक्ट करती रहती है यूरिनरी बफ़र के तौर पर। तो आपको जो है पहले से पता होगा बफ़र क्या चीज़ है। बफ़र एक आपकी जो pH की रेजिस्टेंस होती है ना, उसको क्या है, चेंज करा देती है, इसे आप जो है बफ़र का नाम दे रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक मिसाल दूँ, आप
एक आपका जो है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है आपका, एक तो वीक एसिड है और दूसरा क्या है साल्ट है। वीक एसिड कौन सा है आपका, एसिटिक एसिड है, और साल्ट कौन सा है आपका, सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपके बफर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम अब्जॉर्प्शन। ये आपको कहाँ पे मिल रही होती है, ठीक है। इसमें आपकी प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स के अंदर ये अब्जॉर्ब 2/3 हो रही होती है अप्रॉक्सीमेटली, जो है 67% जो है फिल्टर सोडियम और वाटर हो रहे होते हैं प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर, ठीक है, मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये आपको अर्ली प्रॉक्सिमल टिब्यूल में सोडियम इज़ रीअब्जॉर्ब बाय को ट्रांसपोर्ट विद द ग्लूकोज, ठीक है। एक तो ग्लूकोज के साथ अमाइनो एसिड्स और फास्फेट और लैक्टेट के साथ जो है को ट्रांसपोर्ट करती हुई रीअब्जॉर्ब होती है सोडियम, ठीक है। फिर सोडियम जो है ये रीअब्जॉर्ब होती है बाय काउंटर ट्रांसपोर्ट via the sodium hydrogen exchange, ठीक है, which is linked directly to the reabsorption of the filtered bicarbonate। सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर क्या है, ये आपको क्या है 2/3 क्या है रीअब्जॉर्ब करती हुई मिलेगी सोडियम और वाटर के साथ, ये रीअब्जॉर्ब होगी। और अर्ली प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स के अंदर क्या होगा, ये आपको ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स फास्फेट और लैक्टेट के साथ जो है को ट्रांसपोर्ट करते हुए रीअब्जॉर्ब करती हुई मिलेगी। नेक्स्ट ये आपको सोडियम हाइड्रोजन के साथ भी क्या है रीअब्जॉर्ब करती हुई मिल सकती है, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपके बाइकार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट अगर हम लेट प्रॉक्सिमल टिब्यूल की बात करें तो यहाँ पे ये आपको सोडियम जो है रीअब्जॉर्ब होगा विद, ये सी और प्लस बार जो है इसका मतलब है मेडिकली विद, ठीक है। तो ये आपको क्लोरीन के साथ मिलेगा, ठीक है, लेट प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर। और थिक असेंडिंग लिम्ब रीअब्जॉर्ब जो है वो आपको तकरीबन 25% फिल्टर्ड सोडियम के साथ मिलेगी। और ये जो है मुश्तमिल होती है आपकी सोडियम पोटाशियम और क्लोरीन जो है को ट्रांसपोर्टर पर, जो कि आपकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में ये मौजूद होती है। फिर हमारे पास अर्ली डिस्टल टिब्यूल के अंदर क्या है, रीअब्जॉर्ब होती है सोडियम क्लोराइड बाय द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक तो प्रॉक्सिमल, फिर हमारे पास अर्ली प्रॉक्सिमल टिब्यूल, ठीक है, फिर हमारे पास लेट प्रॉक्सिमल टिब्यूल। तो ये जो है आपने ठीक से कर लेना है। ये हमारी थी किस चीज़ की, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द लेट डिस्टल टिब्यूल रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आपको सोडियम और वाटर जो है सिक्रीट करते हुए मिलेंगे पोटेशियम बाय एल्डोस्टेरोन के थ्रू, ठीक है। और आपका जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो आपकी वाटर की परमिएबिलिटी को क्या है इंक्रीज़ कर देता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ा इंटरकेलेटेड सेल्स ऑफ द लेट डिस्टल टिब्यूल। यहाँ पे क्या है आपकी सिक्रीशन होगी हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन एटीपेज की, जो कि स्टिमुलेट होता है किस चीज़ से, एल्डोस्टेरोन से। और ये रीअब्जॉर्ब होगा पोटाशियम और हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज के ज़रिए से। फिर नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, फिर हमारे पास है पोटेशियम अब्जॉर्प्शन। इसमें हम जो है प्रॉक्सिमल टिब्यूल की अब्जॉर्प्शन देखेंगे, ये भी लगभग 67% जो है आपकी फ़िल्ट्रेशन करती है अलॉन्ग विद सोडियम और वाटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थिक असेंडिंग लिम्ब। इसमें क्या है 20% जो है फ़िल्ट्रेशन होती है। पोटाशियम रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स जो है आपको ये सोडियम पोटाशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट के साथ मिलती हुई मिलेगी। फिर हमारे पास आप जो है डिपेंडिंग ऑन डाइटरी पोटेशियम इनटेक पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास पोटाशियम जो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व करती है आपके हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप को भी, जो कि आपके ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ये आपको अल्फ़ा इंटरकलेटेड सेल्स के साथ मिलती है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं बॉडी वॉल्यूम रेगुलेशन की, इसको जो है हम डिटेल के साथ देखेंगे। हाइपोऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, इसकी क्या वजूहत है, एक तो हमारे पास एड्रिनल इंसफिशेंसी है, या कोई आपकी डायूरेटिक्स के ओवर यूज़ की वजह से हो सकती है। अब हम इसमें जो है 3 चीज़ें देखेंगे, हाइपोऑस्मोटिक में भी और डिहाइड्रेशन में भी और ओवर हाइड्रेशन में भी। डिहाइड्रेशन में जो है आप जो है हेडिंग सेम रखेंगे, प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ये हेडिंग सेम रहेगी डिहाइड्रेशन में भी ओवर हाइड्रेशन में भी, लेकिन आपकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी इन तीनों में, ठीक है। प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन डिहाइड्रेशन में जो है आपको डिक्रीज़ मिलेगी, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है ये भी आपको क्या डिक्रीज़ मिलेगा। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है आपको क्या है इंक्रीज़ मिलेगा इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन और हाइपोऑस्मोटिक में,
ठीक है। फिर हमारे पास है हाइपोस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन सॉरी। इसमें काजेज़ कौन सी हो सकती हैं? एक तो हमारे पास एक्सेस ADH, आपका जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो एक्सेस होगा। ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर हो सकता है। प्लाज्मा सोडियम कंसनट्रेशन जो है आपको यहाँ पे डिक्रीज मिलेगी, और एक्स्ट्रा सेलुलर इंक्रीज मिलेगा, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आपको यहाँ पे इंक्रीज मिलेगा। तो ये थी आपकी ओवर हाइड्रेशन, सिर्फ आपको प्लाज्मा सोडियम कंसनट्रेशन क्या डिक्रीज मिलेगी, बाकी दो चीज़ें जो है आपको इंक्रीज मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपो हम ऊपर कर गया है, अब हाइपर की बारी आ गई है, ठीक है। इसमें क्या है आपको इन दोनों में मैं बता दूँ, डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन में सोडियम कंसनट्रेशन दोनों में क्या है आपको हाई मिलेगी। लेकिन हाइपर ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की कासेस क्या हो सकती हैं, वजूहत क्या हो सकती हैं? एक तो हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकती है, दूसरी हमारे पास एक्सेसिव स्वेटिंग। ये क्या है हाइपर ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की क्या है वजूहत है। तो प्लाज्मा सोडियम कंसनट्रेशन हमने जैसे कहा आपको इंक्रीज़ मिलेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपको डिक्रीज़ मिलेगा, इंट्रा सेलुलर भी डिक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन। इसमें क्या है सोडियम तो वैसे ही इंक्रीज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे आपको क्या इंक्रीज़ मिलेगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है डिक्रीज़ मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन में काजेज़ जो वजूहत हैं वो आपकी एक तो क्यूशिंग डिजीज़ हो सकती है, दूसरी हमारे पास प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म ये हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपने इसको ठीक से कर लेना है, अपोजिट है एक दूसरे के। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड बेस फिजियोलॉजी। अब इनमें जो है आपको पहले से भी शायद कुछ वैल्यूज़ पता होंगी, ठीक है। नहीं, अगर नहीं पता तो फिर से जो है हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। एसिडोसिस, इसमें pH जो है आपकी 7.5 से क्या है कम होनी चाहिए, ये आपकी क्या है एसिडोसिस में आती है। PCO2 जो है मोर देन 44 mmHg होती है। बाइकार्बोनेट जो है आपको लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में होनी चाहिए, ठीक। अल्कोलोसिस में क्या आपको pH मोर देन 7.45 मिलनी चाहिए। PCO2 जो है इसमें आपको लेस देन 36 mmHg, और बाइकार्बोनेट जो है मोर देन 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा एसिडोसिस और अल्कोलोसिस का, तो इसको जो है आपने ठीक से याद कर लेना है। इसी की बिना पे ही आपके जो है MCQs बनते होते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अब इसमें क्या है आपको pH डिक्रीज़ मिलेगी, PCO2 डिक्रीज़ मिलेगी, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज़, सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे डिक्रीज़ मिलती हैं। वजूहत क्या हो सकती है इसमें? एक तो वजह हो सकती है नॉर्मल अनाइन गैप, ठीक है, और दूसरी वजह क्या हो सकती है इंक्रीज़ अनाइन गैप, और तीसरी वजह क्या हो सकती है डिक्रीज़ अनाइन गैप। तो यहाँ पे जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हम तीन चीज़ें देखेंगे, नॉर्मल अनाइन गैप में भी, इंक्रीज़ अनाइन गैप में भी, और डिक्रीज़ अनाइन गैप, ठीक है। ये तीनों क्या है आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा सकती है। तो नॉर्मल में क्या है आपको हाइपर कैलोरीमिया, ठीक है, जिसमें आपका क्लोरीन लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये एक वजह से हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर एलिमेंटेशन, ठीक है, इसमें भी आपको क्या है नॉर्मल अनाइन गैप के साथ जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल रही होगी, और आपको एडिसन डिजीज़ के साथ मिल सकती है, ठीक है। RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ मिल सकती है, डायरिया के अंदर, ठीक है, एसीटाजोलामाइड ड्रग के अंदर, स्पाइरोनोलेक्टोन ड्रग के अंदर, और सलाइन इन्फ्यूजन के साथ जो है ये आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास काज ऑफ इंक्रीज अनाइन गैप। इसमें आपने एक निमोनिक याद रखना है मड पाइल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास मेथानोल इंक्रीज अनाइन गैप करा सकती है, यूरेनिया करा सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करा सकती है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल करा सकती है, आयरन टैबलेट्स या आइसोनेजिड जो कि TB के लिए जो यूज़ की जाती है ड्रग, ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस, इथाइलिन ग्लाइकोल, सैलिसाइक्लेट लेट स्टेज में होगा, ठीक है। फिर हमारे पास काज ऑफ द डिक्रीज अनाइन गैप, तो इंक्रीज़ को जो है आपने मड पाइल वाला निमोनिक याद कर लेना, आपको फिंगर टिप पे याद हो जाना है। अब जो है डिक्रीज अनाइन गैप में जो आपको मल्टीपल माइलोमा मिल सकता है, हाइपोअल्बुमिनिया, आपके ब्लड के अंदर जो एल्बुमिन लेवल डिक्रीज़ मिलेगा, ठीक है, ये हमारे पास डिक्रीज अनाइन गैप की निशानियाँ हैं। अच्छा, वहाँ तक था हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी जो है हमारा मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, इसमें क्या है आपको तीनों चीज़ें हैं, pH भी इंक्रीज़ मिलेगी, PCO2 भी इंक्रीज़ मिलेगी, और बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज़ मिलेगी। तो काजेज़ देखें, वजूहत क्या हो सकती हैं? एक तो हमारे पास लूप डायरेटिक्स हो सकती हैं, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है, एंटासिड यूज़ हो सकता है, ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ये हो सकती है वजूहत हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यहाँ पे क्या है आपको pH डिक्रीज़ मिलेगी, लेकिन PCO2 और बाइकार्बोनेट आपको इंक्रीज़ मिल रही होगी। वजूहत क्या हो सकती हैं? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एक्यूट लंग डिजीज़ हो सकती है, क्रोनिक लंग डिजीज़ हो सकती है, ओपॉइड्स ड्रग्स हो सकती हैं, सीडेटिव
जो है हो सकती है, ठीक है। हमारे पास वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स हो सकती हैं। तो ये जो है आपकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की निशानी है। फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, यहाँ पे आपको पीएच इंक्रीज़ मिलेगा, ठीक है, और PCO2 भी इंक्रीज़ मिलेगा, लेकिन आपको बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ मिलेगा अल्कोलोसिस में, ठीक है। फिर काजेज़ क्या हो सकती हैं, एंजाइटी हो सकती है, हिपोक्सीमिया हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वो बंदा कोई हाई एल्टीट्यूड पे चला गया, सैलिसाइक्लेट हो सकता है अर्ली में, ठीक है। ट्यूमर हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ठीक है। ये निशानियाँ थी, आपने लाजमी याद रखना है। फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस आ गए, सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं, ठीक है। अभी आप अगर फोकस से कर लेंगे ना, इंशाल्लाह आपको फिर बाद में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने जब मेडिसिन करनी है, सर्जरी करनी है, तो यही चीज़ें जो है आप उधर जो है डिस्कस कर रहे होंगे अगेन। तो कैल्शियम जो है आपका नॉर्मल लेवल होता है 4.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर कम हुआ 4.5 से तो आप उसे हाइपोकैल्सीमिया, अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो आप उसे हाइपरकैल्सीमिया का नाम देंगे। हाइपोकैल्सीमिया किन केसेस में हो सकती है, टेक्नी टेटनस में हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास सीजर में हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन के अंदर हो सकती है, QT प्रोलोंगेशन के अंदर हो सकती है, ट्विचिंग लाइक हमारे पास जोएस्टिक साइन जो है आप कई बार पढ़ चुके हैं, उसमें जो है हाइपोकैल्सीमिया आप देख रहे होते हैं। स्पैज़ोमेटोसिस साइन देख रहे होते हैं, हाइपोकैल्सीमिया में भी ये भी आप साइन देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हाइपरकैल्सीमिया के अंदर स्टोन्स, यहाँ पे आपने शायद फर्स्ट एड की हुई है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा स्टोन, बोन्स, ग्रोन्स, थ्रोन्स, इस तरह का निमोनिक, ठीक है। स्टोन्स मीन्स रेनल के साथ कोई गड़बड़ है, बोन्स मीन्स बोन्स के अंदर क्या पेन है, ग्रोन्स मीन्स एब्डोमिनल पेन है। तो ग्रोन्स को मैं इस तरह जो है याद किया हुआ है, ग्रोन्स गुड़गुड़, पेट में गुड़गुड़ जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास एब्डोमिनल पेन है। थ्रोन्स के अंदर क्या है, इसमें आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज मिलेगी। फिर हमारे पास साइकेट्रिक ओवरटोन्स है, लाइक उसमें पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो है हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम, पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर कम हुई तो हाइपोकैलेमिया, अगर ज़्यादा हुई तो हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में जो है आपको क्या चेंजेस मिल रही होंगी, एक तो हमारे पास U वेव्स और फ्लैटेंड T वेव्स जो है जब आप ECG कराएंगे आपको ये चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। फिर आपको एरिथमिया मिल सकता है, एरिथमिया हाइपरकैलेमिया के अंदर भी आपको मिल रहा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो चीज़ है आपने लाजमी इसको याद रखना है, अक्सर इसी के MCQs बन रहे होते हैं, ठीक है। आपसे जो है ECG की चेंजेस पूछ रहे होते हैं। हाइपरकैलेमिया में क्या है, आपको वाइड QRS मिल रहा होगा और पीक T वेव्स मिल रही होंगी, ठीक है, ECG पे। एरिथमिया मैंने कहा था कि आपको हाइपरकैलेमिया के अंदर ये मसल वीकनेस ये भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो MCQs बनते होते हैं हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया के अंदर, वो आपको ECG की फाइंडिंग की बिना पर पूछ रहे होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में नॉर्मल वैल्यू कौन सी होती है, 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर कम है तो हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है, अगर ज़्यादा तो हाइपरमैग्नीसीमिया। हाइपो में क्या है, टेटनी हो सकती है, टॉर्सिडीज, डी पॉइंट्स हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरमैग्नीसीमिया, इसके अंदर क्या है, आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है डिक्रीज मिल रहा होगा, लेथार्जिक मिल रहा होगा पेशेंट, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डिक अरेस्ट और हाइपोकैल्सीमिया, ये फीचर जो है आपको हाइपरमैग्नीसीमिया के अंदर मिल रहे होंगे। नेक्स्ट है बारी सोडियम की, सोडियम जो है नॉर्मल वैल्यू 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। कम हुई तो हाइपोनेट्रीमिया, ज़्यादा हुई तो हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के अंदर क्या है, आपको एग्जांपल नोजिया मिल सकता है, मेलीज, स्टूपर, कोमा, सीजर, ये फीचर जो है आपको हाइपरनेट्रीमिया के अंदर मिल जाते हैं। हाइपरनेट्रीमिया के अंदर इरिटेबिलिटी, स्टूपर, कोमा, फास्फेट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फास्फेट, हाइपोफास्फेटीमिया और हाइपरफास्फेटीमिया। हाइपो के अंदर फास्फेट की नॉर्मल वैल्यू जो है आपकी 2.5 to 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है। और हाइपोफास्फेटीमिया के अंदर कौन सी फीचर्स मिल होंगे आपको, एक तो हमारे पास बोन लॉस, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। हाइपरफास्फेटीमिया, रेनल स्टोन्स हो सकते हैं, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट रिगार्डिंग थ्रेस्ट के बारे में जो है अब हम डिस्कस करेंगे। आपकी थ्रेस्ट बढ़ती क्यों है और कम क्यों होती है, ये जो है हम चीज़ देखेंगे। थ्रेस्ट जो है इंक्रीज होती है आपकी इंक्रीज़ इन ऑस्मोलैरिटी की बढ़ने की वजह से, एंजियोटेंसिन 2 की बढ़ने की वजह से, और आपका जो वॉल्यूम होता है उसके डिक्रीज़ होने की वजह से, और आपके ADH के बढ़ने से, और आपकी ड्राइनेस ऑफ माउथ की वजह से जो है थ्रेस्ट बढ़ती है। ये वजूहत है, ठीक है, आपने ये याद रखनी है लाजमी के प्यास क्यों बढ़ती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि डिक्रीज़ कम प्यास क्यों लगती है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकता है तो हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास BP जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ADH जो है डिक्रीज़ होता है। यहाँ तक थी हमारे पास रेनल फिजियोलॉजी। होप सो आपको समझ आई होगी, मैंने जल्दी से पढ़ाया, टाइम नहीं है इतना, ठीक है।
इंशाल्लाह बाकी जो है हम बाद में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।